बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूँ इमरान याकूब खान। नाज़रीन, मदरसा हक्कानिया कोरा खटक में आज खुदकुश हमले से जो है एक बार फिर पूरी कौम सोगवार होगी और ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में दहशत जो है वो अपने हमले करने में ना सिर्फ तेज़ी ला चुके हैं बल्कि इस वक्त अब ज़रूरत इस बात की है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाए। इसके अलावा प्रोग्राम में बात करेंगे आज अगर मुल्की सियासत के हवाले से तो मियां नवाज शरीफ सियासत में एक बार फिर से मुतहरिक होने के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं और इसके अलावा जो अपोजिशन ने एक कॉन्फ्रेंस की कल कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस, उसमें गैर आइनी तौर पे की जाने वाली आइनी तरामीम को ख़ास तौर पे क्रिटिसाइज़ किया गया और मुतालबा किया गया हुकूमत से कि ये तरामीम जो है फौरी तौर पे इनको ख़त्म किया जाए। लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि ये आइनी तरामीम बाकायदा आइनी और कानूनी तरीके से की गई हैं, लिहाजा ये अपोजिशन का जो शोर है ये सवाई शोरों और कुछ नहीं। इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे इस आज के प्रोग्राम में कि क्या मौलाना फजलुर रहमान ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके एलामिये पे जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से दस्तखत नहीं किए गए। प्रोग्राम के आखिर में आलमी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि क्या वाकई ही पूरी दुनिया जो है इस वक्त बदतरीन अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इस पे हमारे साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। तो सबसे पहले नाज़रीन बात मुल्क की सियासत पे, और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शौकत यूसुफज़ई साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफज़ई साहब, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि आज मदरसा हक्कानिया में जो कोरा खटक में ये सानहा हुआ खुदकुश हमले का, आप क्या समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वैसे तो पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो इतनी तेज़ी से ये वाक़यात हो रहे हैं तो ये सूबाई हुकूमत भी इस पर कोई ज़िम्मेदारी उस पर भी लागू होती है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, वाई नॉट, सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है लाइन आर्डर को बनाना, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि दहशत गर्दी जो है ये सिर्फ एक सूबाई हुकूमत का काम नहीं हो सकता है। अगर ये बड़े अरसे बाद यहाँ इस तरह का बड़ा वाक़या हुआ जो इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मज़म्मत है, हमारे सिक्योरिटी इदारे कुर्बानी दे रहे हैं, हमारी पुलिस दे रही है, आवाम भी दे रही है, लेकिन जो एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाएं, तो एक तो ये कि आपने ऑपरेशन करना है, आपने वो तो फौज का काम वो कर रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट का काम है कि जहां से दहशत गर्दी हो रही है उनसे किस तरह निपटा जाए, उनसे कैसे बात की जाए, उनको कैसे कायल किया जाए, उनको कैसे रोका जाए, वो चीज हमें नजर नहीं आ रही। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो जाके वहां से अजरबैजान और वहां जाके बयान देते हैं कि जी अफगानिस्तान जो है वो अपने उसको रोके और अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल ना करने दे, लेकिन हमें क्लियर कट बात तो करनी चाहिए ना। एक खारिजा पॉलिसी हमारी इस हवाले से कोई क्लियर नहीं है। हुकूमत है वो सिर्फ इस पे मसरूफ है कि जी पीटीआई को कैसे क्रश किया जाए और कहाँ उसके जलसे हो रहे हैं उसको रोका जाए। तो मेरे ख्याल से अब सिचुएशन चेंज है और हुकूमत को इस पे बड़ा फोकस करना चाहिए। आज जो वाकया हुआ कोई छोटा वाकया नहीं है। अब्दुल्ला साहब साबिक एमएन है, आलिम है, और ये जो मदरसा है ये बहुत बड़ा मदरसा है और बड़े अरसे से, मेरे ख्याल से 60 के एरा से भी पुराना मदरसा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है और हुकूमत को पॉइंट स्कोरिंग के बजाय कि जी सूबाई हुकूमत ये नहीं कर सकती, सूबाई हुकूमत वो नहीं कर सकती है, अपने जो कमी बेशी है उस पर जरूर तवज्जो दे और लाइन आर्डर पे फोकस करें। इस वक्त कोई फोकस नहीं है। हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि अपोजिशन की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए जो ये कहा जा रहा है कि होटल बंद कर दिया गया, तो अपोजिशन जो रहनुमा थे वो गेट फलांग के अंदर गए, तो ये सारा वाकया कैसे पेश आया? ये किसने गेट बंद करा दिया आप लोगों के? देखिए, यही तो सबसे बड़ा इशू है ना कि जी वो कहते थे कि जी पीटीआई जो है वो बहुत इंतशारी जमात है, लेकिन आज ये एक्सपोज हो गई है गवर्नमेंट के सिर्फ ये पीटीआई को नहीं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सियासी एक्टिविटीज करने नहीं दे रहे हैं, उनसे खौफजदा है क्योंकि अवाम का मैंडेट इनके पास नहीं है।
ये आवाम से खौफजदा है। तो जो हरकत इन्होंने की है मेरे ख्याल से वो एक्सपोज हो गई है गवर्नमेंट, और बड़ी नाकाम तरीन इकदाम उठाने की कोशिश की है। ये शायद समझते हैं कि डरा धमका के और किसी तरीके से जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस है उसको किसी तरीके से नाकाम किया जाए, लेकिन इंशाल्लाह बहुत हद तक बातचीत हो चुकी है। ग्रैंड अलायंस इंशाल्लाह जरूर बन रहे हैं। जो हुकूमत जितना भी सख्ती करेगी उससे और ज्यादा यूसुफ साहब, ग्रैंड अलायंस की आपने बात की, तो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने उस पर साइन नहीं किए जो इलामिया जारी किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि मौलाना ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से अपने आप को फासले पे रखना चाहते हैं? नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो ग्रैंड अलायंस बना नहीं है ना, अभी तो ग्रैंड अलायंस नहीं बना है, और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो उन्होंने दे दिए हैं। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, और जाहिर है हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो तो होगा इंशाल्लाह। वो क्योंकि बड़े अरसे तक इख्तिलाफात रहे हैं, उन इख्तिलाफात को कैसे किया जाएगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज तो है ना कि इस मुल्क के अंदर सियासत होनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसमें तो सारे मुताफिक हैं। सर, आपने उस कॉन्फ्रेंस में जो मुतालबात किए उनमें एक मुतालबा ये है कि जी गैर आइनी तरमीम जो हैं उनको ख़त्म किया जाए, तो हुकूमत वाले कहते हैं हमने तो गैर आइनी किया नहीं, हमने तो असम्बली में किया है, अपोजिशन वाले ना चाहते तो ना होता। बदकिस्मती है कि जो इस वक्त हुकूमत ने जाली मैंडेट लिया है, उस मैंडेट का सहारा लेकर जो आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, और सिर्फ उन तरामीम को लाया जा रहा है जिससे हुकूमत का पावर बढ़ सके और जिससे हुकूमत अपने अपोजिशन को कुचल सके या दबा सके। और आज तो अब ये तो सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं रहा, जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो पीका कानून है, तो ये तो हुकूमत जो है न सिर्फ अवाम से खौफजदा है बल्कि हर उस बंदे से खौफजदा है जो हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाए। शौकत साहब, वफाकी वज़ीर जो हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक मशवरा दिया आप लोगों को, पहले सुन ले वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। सुनाए जी, एहसन इकबाल साहब ने क्या मशवरा दिया? जी शौकत यूसुफ साहब, वो तो कहते हैं कि इनको चाहिए कि अपना चेयरमैन ही तब्दील कर लें। ये तो इनकी ख्वाहिश है ना, लेकिन ये अपने लीडर की तरफ नहीं देखते हैं कि उन पे क्या क्या इल्जामात थे, कितनी कितनी बड़ी बड़ी करप्शन थी, और सिर्फ कंप्रोमाइज करके घर बैठने से उनके सारे करप्शन के किस्से माफ हो गए। पहले तो सबसे पहले तो ये अपने लीडर के ऊपर तवज्जो दें। हमारी लीडरशिप तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया को पता है कि वो क्या है क्या नहीं है। इमरान खान ने क्या इस मुल्क से क्या लिया है, हमेशा इस मुल्क को ही दिया है, और इस मुल्क के लिए काम करते रहे। बाहर दुनिया में तो उनका कोई वो नहीं है, एसेट नहीं है, सिर्फ जो कुछ है पाकिस्तान में है। तो इनके तो सारे बाहर हैं। ये तो आज भी अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आ जाए तो बच्चे तो इनके बाहर है ही है, ये खुद भी बाहर चले जाएंगे। इनका क्या है, इनके मुल्क के साथ क्या क्या वो है लव है कि हम ये कहें कि जी यही मुल्क के सब कुछ यही है। बस देखिए, सिर्फ जो इनकी बातें हैं, जो इनके तौर तरीके हैं, उससे मुल्क कमजोर हो रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने जबरदस्ती मैंडेट तो ले लिया और जाली मैंडेट से हुकूमत भी बना ली, लेकिन अब ये चाहते हैं कि कर्जे लेके गवर्नमेंट को चलाएं। तो कर्जों पे कितनी देर तक ये मुल्क चलेगा? हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब को भी खुडे लाइन लगा दिया गया। क्या आप उनकी इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला हैं और इमरान खान का एतमाद हासिल है तो तब वजीर आला है ना। तो मैं नहीं ख्याल है, देखें ये गलतफहमी फैलाने की बड़ी कोशिश हुई है। ये तो खैर मैं नहीं समझता कि शेर अफजल मरवत ने बात क्यों की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बड़ी कोशिश हो रही है कि जी जो इनकी जुनैद अकबर साहब को जो सूबाई सदर बनाया गया है, उस इशू को उठा के पार्टी और सूबाई हुकूमत में इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की जाए, लेकिन नाकाम हुई है हुकूमत। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जुनैद अकबर खान और अली अमीन गंडापुर में बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है पार्टी और हुकूमत के दरमियान। सर, आप क्या समझते हैं बीइंग अ पार्टी लीडर के रमज़ानुल मुबारक के बाद जो अवामी एहतजाज की कॉल दी गई है, ये इतना मौसर एहतजाज होगा कि जिससे बानी PTI इमरान खान साहब की रहाई मुमकिन हो सके?
देखिए सियासी पार्टी है ना, हम स्ट्रगल तो करेंगे ना, और इंशाल्लाह ताला देखिए लोगों का बहुत प्रेशर है। हमारी तो कोशिश है कि ग्रैंड अलायंस बने जल्द से जल्द, और इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश भी हो रही है। लेकिन वर्कर का बहुत बड़ा प्रेशर है कि जी वो कहते रहे कि जी रमजान से पहले इस्लामाबाद पहुंचे। तो पार्टी ने डिसाइड किया है, कोशिशें हो रही है कि जी अगला जो एहतजाज हो वो ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से हो। लेकिन अगर ग्रैंड अलायंस नहीं बनता तो हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, चाहे वो इस्लामाबाद जाने की हो या कहीं और जाने की हो। तो पार्टी डिसाइड करेगी, और इंशाल्लाह वर्कर आज भी चार्ज है, कोई मायूसी नहीं है। ये हुकूमत की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया कि जी वर्कर मायूसी अब नहीं निकल रहा। अब आप निकलने तो दें ना। आप पंजाब में तो दफा 144 लगा लेते हैं। आप हम कहते हैं मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत है, आप नहीं दे रहे। आप कहते हैं लोग निकलते नहीं है, तो भाई नहीं निकलते तो हम इजाजत दें ना, क्यों डर रहे हैं फिर आप? एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, आप उससे इतने खौफजदा हुए कि जी बेचारे होटल मालिक से कहा कि जी ताले लगा दो। हाँ साहब, आपके पुराने साथी और दोस्त परवेज खटक साहब अब वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए हैं, इसमें क्या कहेंगे? बस उनके लिए तो ये वो यानी मैं क्या कह सकता हूँ, परवेज खटक साहब को ये अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तो पीटीआई से तो जा चुके थे। अब उनके लिए क्या ऑप्शन था? और मैं तो वैसे ये जरूर उनसे पूछूंगा कि उनको एकोमोडेट तो कर लिया गया है, लेकिन उनको वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं कैबिनेट में? ये जरूर क्वेश्चन होगा, पूछना चाहिए उनसे कि आप नुमाइंदगी किस पार्टी की कर रहे हैं, या कौन आप पे मेहरबान हुआ है। ये ठीक है, उनका ये पीएमएलए ने जो कुछ किया है इस मुल्क के साथ, एक परवेज खटक साहब को छोड़े, इन्होंने जो 24 लोगों को लिया है, इतना बड़ा बोझ डाल दिया इस मुल्क के ऊपर। पहले से आवाम दबी हुई है, बेचारी पिसी हुई है, और अखराजात कहते हैं कमी करना है, तो ये अखराजात की कमी है कि आप 24 वज़रा को और ले लें। सर आपकी तो मेरे ख्याल से हुकूमत हाँ सर, पीटीआई के दौर में तो काबीना इससे भी बड़ी थी। वो कहते हैं अभी भी हमारी काबीना पीटीआई से तो छोटी है। नहीं देखिए, हमारी काबीना उस वक्त आप देखें तो हमारे पास अक्सरियत बहुत कम थी। हमने 3-4 इत्तेहादियों को मिलाकर हुकूमत बनाई थी। तो अब तो हुकूमत तो चल रही है ना। अब तो पीपल्स पार्टी फ्री में उनको सपोर्ट दे रही है। अब रह गई है पीएमएलएन और एमकेएम। तो भाई आप जो है, बस इसका मतलब है कि लीडरशिप जो है वो कमजोर है, इसलिए ज्यादा लोगों को लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शौकत यूसुफ साहब की। अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपने अपोजिशन का मौक़िफ़ तो सुना। अब हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए हमने रब्ता किया है हुकूमत के यानी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब से। थैंक यू वेरी मच हाशमी साहब, आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो आज जो नौशहरा कोरा खटक में हादसा हुआ है जिसमें मदरसा हक्कानिया में खुदकुश हमले में हलाकतें हो गई, इस पे आप ज़रा ये फरमाइएगा कि क्या ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि एक बार फिर दहशतगर्द जो हैं सरगर्म हो रहे हैं? तो हुकूमत की क्या मनसूबाबंदी है? सूबाई हुकूमत को आप ज़्यादा ज़िम्मेदार समझते हैं या वफाकी हुकूमत में भी कोई ज़िम्मेदारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सबसे पहले मैं अपनी जानिब से, हुकूमत के जानिब से, पूरी कौम की जानिब से उनसे ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करें। फिर वो उस वक्त की सियासी क़यादत, हुकूमत थी या अपोजिशन थी, सब एकजुट होकर के इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए और दहशतगर्दों को शिकस्त दिया और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर किया। तो याद रखिएगा, हमारे जो दुश्मन है ये परमानेंट है, ये टेम्पोररी दुश्मन नहीं है, दायमी दुश्मन है जो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को हमेशा चोट पहुंचाने के दर पे रहते हैं। और आज हमने ये देख लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एज ए कौम, ये हमारी नवा फिक्रिया, वी हैव टू थिंक ऑफ इट, वी हैव टू थिंक ऑफ इट। मैं फिर कह रहा हूँ, वी हैव टू थिंक ऑफ इट कि हमें अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए बड़े मजबूती से एक होकर खड़ा होना होगा। और अगर हम सच के दिल से एक हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों को पुरअमन कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, सलामत कर सकते हैं।
कि यही मेरी दुआ है। और मैं तमाम हुकूमती इदारों को और तमाम अवाम से भी अपील करूंगा, और ख़ास करके उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आपने पाया कुछ नहीं, आपने हमारे नफरतों के अलावा क्या पाया? आपने जुमे के दिन हमारे मदरसे और मस्जिद में हमला करते हैं, कितने बुज़दिल हैं आप। ये इस काम से बाज आ जाए। और जो अगर आप किसी के ईमा पे किसी के एजेंट बन के कर रहे हैं, तो इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जहाँ आपकी पकड़ जरूर होगी। अच्छा हाशमी साहब, अपोजिशन की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस को आप किस नज़र से देखते हैं? वो तो ये कहते हैं कि जी होटल भी बंद करवा दिया, गेट फलांग के अंदर जाना पड़ा, तो हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है? ये आप उनके अल्फाज अगर कहना चाहते हैं तो मैं माफी चाहता हूँ। अपोजिशन जो अल्फाज कह रहे आप ना कहें इमरान साहब। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं। हाँ, वो सर ये तो वो शिबली सर सुन ले, शिबली फराज साहब की बात सुन ले, फिर आप जवाब दे दें। सुनाए जी शिबली फराज साहब क्या कहते हैं। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जिस तरह के फस्तैयत का मुजाहरा किया गया, जिस तरह से जिस जगह पे हमारे ये कॉन्फ्रेंस होनी थी उसको सील कर दिया गया, इससे ये जाहिर होता है कि इनकी पेशेंस का लेवल है, इतनी घबराहट है कि ये एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहीं होना देते। ऐसी सूरत हाल में आप क्या तवक्को रखते हैं कि इनकी कोई अखलाकी हैसियत है? जी हाशमी साहब। सर देखिए, मैं तो कहता हूँ अपोजिशन मुत्तहिद हो, एक एजेंडे पे आए, और वो एजेंडा जो आपका पहला सवाल था कि बुनियादी चीजें पाकिस्तान के लोगों की जान और माल की हिफाजत करें, और दूसरा एजेंडा मेरे तरफ से आप उनको कह दें कि रखें कि हाउ टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ केपी। 12 साल हो गए उनको, वो अपोजिशन नहीं है, वो पाकिस्तान के एक बहुत ही फाल और बहुत ही अहम सूबे के हुक्मरान हैं। उनका फर्ज बनता है कि वो अपने सूबे के लोगों को सर्व करें, अपने मंशूर के मुताबिक काम करें, वहाँ की गवर्नेंस को बेहतर करें, वहाँ का पॉलिटिकल माहौल को बेहतर करें, उनके वसाइल को वफाकी हुकूमत पे गिराने पे इस्तेमाल ना करें, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए। उनका जो टारगेट है, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो सियासत कहता है कि लोगों को सर्व करना, लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना, डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम करना। और मुआवजा कर ले आप पंजाब से, मुआवजा कर ले पंजाब का केपी के 1 साल की हुकूमत और 12 साल की उम्र, मुआवजा कर लीजिए इमरान खान के 3.5 साल की हुकूमत और शहबाज साहब के 1 साल की हुकूमत। आपको फर्क पता चल जाएगा। जब हमारे मुल्क में कोई नहीं आता था, एंड वी आर अनऑफिशियली डिक्लेयर्ड कि जी हम अबेंडेड मुल्क थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे रोज पाकिस्तान के दौरे पे या ताजिर बरादरी आती है दुनिया की, या कहीं के बादशाह, कहीं के वली अहद, कहीं के वजीर आजम, कहीं के सदूर आते हैं। आज हमारा मुल्क इमर्ज कर रहा है दुनिया में ग्लोबली कि हम एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री है, हम एक खूबसूरत मुल्क है, अच्छे लोग हैं। तो बुनियादी चीज ये नहीं है कि आप नारे लगाएं, गालियां बकें, जलसे करें, जुलूस करें। आप जरूर करें जलसे जुलूस, मगर लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए, लोगों की जिंदगी, आप इन्होंने जितने भी मुजाहरे किए, जितने बार भी इस्लामाबाद आए चढ़ाई करने के लिए, माँ सिवाय डिस्ट्रक्शन करने के और नौजवानों को इस्तेमाल करने के, उनको जख्मी करने के लिए के अलावा क्या किया उन्होंने? और वहां के सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और सरकारी मुलाजिमीन को सियासी अज़ाइम के लिए जलसे जुलूस में इस्तेमाल कराने के अलावा क्या किया उन्होंने? हाशमी साहब, तर्जमान जो है पीटीआई के, वो तो ये भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि आपने बिल्कुल मुल्क में एहतजाज करने का हक ही ख़त्म कर दिया। क्या आप भी ऐसा समझते हैं, ये भी सिर्फ इल्ज़ाम ही है? शौक से करें, हर रोज करें, लाहौर में भी करें, पिंडी में भी करें, इस्लामाबाद में भी करें, उस एहतजाज का कोई फायदा हो जमहूर को, आइन को, इंसाफ को, सियासी जमातों को, आम आदमियों को, आम आदमी के रोजगार को, जो एहतजाज से दिलों में तफरीक हो, जिन एहतजाज से लोग बढ़ते चले जाए, जिन एहतजाज से माशरा कमजोर होता जाए, वो एहतजाज नहीं होता है, वो फस्तायत होती है। हाशमी साहब, ये जो वफाकी काबीना में इतना बड़े लेवल पे इजाफा कर दिया, इतने ज्यादा वजीर, इस पे आप क्या कहेंगे? अभी तो इब्तदाई इश्क है। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में 100% थे उनके कैबिनेट पे। नहीं तो आप तो कहते सर, आप तो उस वक्त कहते थे ना कि ये गलत है। सर आप सुन तो ले मेरी बात, अगर आप सुनना चाहें। सर हुक्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन आए काबीना में। काबीना में बलूचिस्तान को नुमाइंदगी देनी थी, इसलिए खालिद मक्सी साहब आए, टिच्ची साहब आए। काबीना में साउथ पंजाब वसेब को नुमाइंदगी देनी थी, इसलिए कांजू साहब आए। काबीना को
पटवार को नुमाइंदगी देनी थी, इसलिए आए अकील साहब और हनीफ अब्बासी साहब। काबीना को माइनॉरिटी की देनी थी, माइनॉरिटी को नुमाइंदगी, इसलिए खेलदास साहब आए। काबीना को नुमाइंदगी देनी थी, कराची सबसे बड़ा मेजर शहर है, बिजनेस कैपिटल है, इसलिए मुस्तफा कमाल साहब आए। काबीना को सियालकोट की सनती शहर को देना था, इसलिए वहां से अर्गमान सुभानी साहब आए। काबीना को हमारी औरतों को नुमाइंदगी देनी थी जो पाकिस्तान की आबादी की आधी है, इसलिए हमने शिजरा मनसब को लिया और शाजिया को लिया, शिजा को लिया। तो काबीना को सेनेट को नुमाइंदगी देनी थी, इसलिए हमने तलाल चौधरी को लिया। जनाब, हमने पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, उसमें हम किसी इलाकों को महरूम का अंदाज में नहीं छोड़ सकते हैं। कि आप देखें, ये तो हम पे इल्जाम होता था कि लाहौर से बड़े वजीर हैं। इस बार आपने देखा होगा कि साउथ पंजाब से भी है, DI खान से भी है, सियालकोट से भी है, पिंडी से भी है, जो हमारे मजहबी लोग रखते थे, शाह इमरान शाह साहब, ये लोग हैं। और फिर नौजवान लोग हैं, फार लोग हैं जो डिलीवर करेंगे, पाकिस्तान के अवाम को सर्व करेंगे। तो सब परवेज खटक साहब को किस कोटे में ले लिया? KP के कोटे में ले लिया है और उनकी सियासी बसीरत के कोटे में ले लिया है। तो आपके जो इख्तियार वली खान साहब है जो नाराज होकर बैठ गए हैं, उनका कोई बसीरत नहीं थी, उनकी कोई कुर्बानी नहीं थी, उनका KP से कोई ताल्लुक नहीं था। ये इख्तियार वली भी इंशाल्लाह हमारे दिल में है, दिमाग में है, आंखों में है, प्यार में है, और उनको लेंगे हम, और मादी में भी लेते रहे। और वो तो हमारा फख्र है, हमारी पार्टी का रीढ़ की हड्डी है। इख्तियार वली मियाँ साहब का बड़ा लाडला है, तो ये आखिरी शो तो नहीं है, इसके बाद शो होता रहेगा। इख्तियार वली भी आएगा, हमें तो सबको लेके चलना है। हाशमी साहब, एक जाती सा सवाल है, आप सिंध में जितनी आपकी इसमें कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए, आपको भी फरामोश कर दिया? जी, मुझे फरामोश नहीं किया गया। देखिए, कुर्बानियां इसलिए नहीं दी जाती है कि आप उसके लिए सिला मांगे। जितने प्यार और मोहब्बत मेरी पार्टी ने, उसकी क़यादत ने मेरे साथ किया है, मैं उनका मकरूज हूँ और मकरूज रहूंगा। हम सियासत किसी हुसूल के लिए नहीं करते, कोई नौकरी के लिए, परमिट के लिए, प्लॉट के लिए। हम इसलिए सियासत करते हैं कि हम इस मुल्क की निज़ाम को बेहतर करें, इस मुल्क के लोगों के जिंदगी में बेहतरी ला सकें। अच्छा सर, एक ज़रा फरमाइएगा, पार्लियामान को 1 साल मुकम्मल हो गया, पीलडेट की रिपोर्ट आई है कि आप की जो इस 1 साल की कारकर्दगी है वो पिछली असम्बली से अगर पहले साल का मुआवजा करें तो उस हवाले से आपके लोगों की हाज़िरी भी कम रही। वो अगरचे कानून साजी हुई लेकिन कानून साजी भी उस तरह से नहीं हुई और आपकी परफॉर्मेंस उस लिहाज से कम रही। तो क्या वजह है पार्लियामान में परफॉर्मेंस जो है वो आपके दौर में क्यों ख़राब हो गई? देखिए, पीलडेट के लिए बड़ा एहतराम है, उनका काम है रिपोर्ट शाया करना, और वो शाया करेंगे, उसी बात की उनकी तंजीम है, इसी बात का उनको पैसा फंडिंग होती है। मगर हम जवाब दें पाकिस्तान के अवाम को, हम जवाब दें उस पार्लियामेंट को, हम जवाब दें आईने पाकिस्तान को। हम पीलडेट को जवाब देनी है कि पीलडेट ने अगर कह दिया तो पीलडेट के मर्जी से हम पाकिस्तान के निज़ाम को चला रहे होंगे। उनकी सारी बातें तो सही नहीं होती है, उनको भी तो अपना दुकान चलाना है, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। नहीं, लेकिन हाशमी साहब, या बुरा चले, हम उनके ग्राहक नहीं है। नहीं हाशमी साहब, लेकिन वो तो फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बताया ना कि कितने लोग आए, कितनी हाजिरी हुई, क्या हुआ, वो तो सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद है। देखिए, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर है उसमें ये शामिल कर जरूर, पार्लियामेंट को चलाना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, ऑपोजिशन का भी काम है। अब जरा फैक्ट एंड फिगर्स पे देखें तो अपोजिशन ने कितने बार पार्लियामेंट को स्मूथ तरीके से फंक्शन करने के लिए दिया, नहीं दिया है। कितने बार उनकी डिबेट हुई है आईनी तरामीम में या किसी भी बिल में, नहीं हुई। कितनी अवामी इश्यूज को उन्होंने रेस किया, नहीं किया। वहां सिवाय एक आदमी की गुलामी की है कि जो अडियाला जेल में एक आदमी क्रिमिनल ऑफेंस करके बंद पड़ा है, उसके लिए आप पार्लियामेंट को अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो पार्लियामेंट इस काम के लिए नहीं है। जिम्मेदारी जितनी पार्लियामेंट को चलाने की गवर्नमेंट की है उतनी अपोजिशन की है। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। नाज़रीन, आपने निहाल हाशमी साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को चलाना जितने हुकूमत की जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी अपोजिशन की है। नाज़रीन, अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आलमी सूरत के वाले से गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त अगर ये कहा जाए कि बदतरीन में इस्तेहकाम का शिकार है तो शायद गलत ना होगा। ख़ास तौर पे सदर ट्रंप की कामयाबी के बाद और हुकूमत संभालने के बाद अमेरिका और चीन में जो सर्द जंग जिसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, और उसके अलावा
रूस और यूक्रेन की जंग को अगर देखें और फिर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के हवाले से तो देखा जाए तो तमाम दुनिया जो है इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मुख्तलिफ मामलात के हवाले से आज इस प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, जो कि आलमी अमूर पर एक गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि चीन ने भारतीय मिसाइलों पर नज़र रखने के लिए जो नया रेडार स्टेशन कायम किया है, इसको एक जदीद आँख से भी तशबीह दी जा रही है, तो क्या ये जदीद आँख है एक चीन की? आप क्या समझते हैं कि ये निज़ाम खित्ते को, पूरे खित्ते को भारतीय जारहियत से बचाने में कितना मददगार साबित होगा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर आप ओवरऑल देखें तो इंडिया इज बीइंग यूज्ड अमेरिका का एज ए प्रॉक्सी अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो चाहे वो सीपेक की बात हो या चाइना को काउंटर करने की बात हो, मॉनिटर करने की बात हो, या साउथ चाइना सी में जहाँ पर आपको पता है कि बहुत कशीदगी है, वहाँ पे भी इंडिया को वो यूज़ करते हैं, इंडियन नेवी को यूज़ करते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न। इसलिए चाइना इज़ मोर वरीड इस खित्ते के अंदर, इस रीजन में, कि इंडिया में जो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिनकी जो भी हरकत होती हैं, उसका हेजमोनिक डिज़ाइन भी में इंडिया चाइना के खिलाफ तो कुछ नहीं कर, लेकिन बेसिकली दे पाकिस्तान को स्टम्बिंग ब्लॉक समझते हैं रीजनल हेजमोनी के ऊपर। तो इसके लिए उन्होंने निज़ाम ये किया, लेकिन ओवरऑल इसका फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत इसलिए होगा कि अगर कोई मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ होगी जो हमारे रडार में किसी वजह ना आ रही हो, तो वो एक इमीडिएट हम इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड ऑल वेदर फ्रेंड है। और चाइना ने पाकिस्तान को जितना हमें इंडिजिनस इसमें किया है, J-17 में थंडर में, वो जिन्होंने कि वो कितना बड़ा जहाज़, और उन्हीं जहाज़ों ने अभिनंदन का जो 27 फरवरी को गिराया था जहाज़, वो इन्हीं जहाज़ों इसी जहाज़ ने गिराया था। इसलिए अब ये देख लेंगे पाकिस्तान फील वेरी सिक्योर, और इसलिए वो चाहता है कि इस रीजन में इंडिया की जो भी हरकत हों उसके लिए दे हैव अ स्पेशल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया उन्होंने, जिसको वो लेके दे फील कंफर्टेबल। कोई भी मूवमेंट हो, चाहे लद्दाख की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ हो या कश्मीर में हो, जहाँ भी होगी, आई थिंक वो बड़ा एक मौसमी सिस्टम ने लगाया। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका ने चीन पे जो 10% इजाफी टैरिफ लगाया, चीन ने अगरचे इसकी बहुत सख्त मुखालफत की है, लेकिन आप ये ज़रा बताइएगा कि अमेरिका इस नई पॉलिसी से हासिल क्या करना चाहता है? देखिए, ट्रम्प का ये ख्याल है कि ये हमारे अननेसेसरी, हमने दुनिया में बहुत खर्च ओवर स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन की वार हो, तो आपके सामने उन्होंने कहा कि जो फैसिलिटी देनी है वो यूरोप दे, हम नहीं देंगे। लाइक वाइज और भी जहाँ जहाँ चीज़ें चलती हैं, बहुत पैसा अमेरिकन यूनाइटेड नेशन को, फिर WHO को दे रहे थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान जैसे ममालिक को सपोर्ट कर रहे थे। हर जगह उन्होंने कहा जी कि वी वांट अमेरिका फर्स्ट, जो भी टैक्सेस लगेंगे, जो बढ़ाएंगे, वो उनकी इकॉनमी बेहतर हो। दे आर रियली इन ट्रिलियन डॉलर के डेट ट्रैप के अंदर है वो, इसलिए वो बात करते हैं। लेकिन दे मस्ट रियलाइज ग्राउंड रियलिटी कि वहाँ पर आपने देखा कि यूरोप अमेरिका में कितना एहतजाज हो रहा है, वहाँ की ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने एहतजाज को बड़ा नया एक आम बड़ा ख़तरनाक तरीका भी था। उन्होंने कहा जो चाइनीज़ ड्रेसेस आते हैं, कपड़े आते हैं जो सस्ते आते हैं, हम वो बाकी महंगे नहीं खरीद सकते, तो हम क्या करेंगे, व्हाट डू वी डू। इस पर उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज किया है। तो आई थिंक ट्रम्प को यूनिलेटरी हाल बात को नहीं करना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हेन यू कम, और आने के बाद आपके जो मैनिफेस्टो होता है आप उसको रैशनलाइज करते हैं, आप अपनी ब्रीफिंग लेते हैं गवर्नमेंट इदारों से, अपने जो नए मैनेजर उनसे लेते हैं। यू टेक 6 मंथ, अंडरस्टैंड कि आपको क्या एक एक्टिविटी करने से आपको नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, दुनिया में आपकी रेपुटेशन कैसी होगी, अवाम खुश होंगे नहीं, वो सारी सोच समझ के करें। यू कांट वाना ऑर्थोडॉक्स कि एक फैसला कर दे, चलो ये बात आप कर दें। अच्छा सर, तो अमेरिका को सर प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोप पर भी 25% महसूलात जो हैं वो आयद करने की धमकी दी है, तो इसका आप क्या समझते हैं, क्या रिएक्शन आएगा? देखिए, कनाडा ने कितना रिएक्शन किया आप बताइए, 25% उन पे लगा दिया है, यूरोप पे लगा दिया है। तो आप जाहिर है, और वो ये भी कहता है कि जब यूरोप अपनी हिफाजत की खुद जिम्मेदारी करे, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। आप इन चीज़ों को देखें कि ये इतने पुराने मुआहदे हुए हैं। उसके बाद यूरोप ने बड़ा नुकसान उठाया यूक्रेन वार में, जो ये इंटरेस्ट तो बेसिकली अमेरिका का था। अमेरिका वाज गोइंग टू रिकग्नाइज ये यूक्रेन को एज अ पार्ट ऑफ नेटो, और अगर ये हो जाता तो रशिया के लिए बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि फिर उसकी सिक्योरिटी की
डिफेंस की गारंटी नेटो के पास होती और वो उनके बिल्कुल नेक के ऊपर जाके बैठ गया। इससे पहले कि वो नेटो में इसका हिस्सा बनाते, उन्होंने जाके वहाँ पर फौरन कार्रवाई कर दी और वो नेटो को हिस्सा नहीं बनने दिया। और अब आई थिंक ट्रंप चाहते हैं रशिया के दोनों इसको एक एमिकेबल तरीके से करें। द इशू इज कि क्या यूक्रेन में अमेरिका ने हदाफ अपने कंप्लीट कर लिए, अगर नहीं किए तो आपने इतना पैसा। सर ये फरमाइएगा कि हमास के बानी ने जो ये पेशन गोई की है कि 2027 में इसराइल ख़त्म हो जाएगा, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आई थिंक इसराइल ख़त्म तो मैं आई डोंट थिंक ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होगी द वे दे आर एक्सपेंडिंग। और आपने उनको देखा कि उन्होंने एक नया जो रोड मैप दिया उसके अंदर क्या ऑफ मिडल ईस्ट इसके अंदर शामिल है। और लेकिन अमेरिका की फुल सपोर्ट है। आई वुड से अमेरिका की दो प्रॉक्सीज हैं वर्ल्ड में, एक जो है वो इसराइल है अगेंस्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, और एक ये इंडिया है जो साउथ एशिया में पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए। सो वहाँ पर हमास पावर है। देखिए अमेरिकन की ये इसराइल का इंटरेस्ट था कि हमास को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, इतना डिस्ट्रॉय व इंस्ट्रक्चर गजा में कर दो कि लोग वहाँ रह ही ना सकें। और थर्ड ये था कि अपने कैदियों में छुड़ा सके। तीनों हदाफ इसराइल पूरे नहीं कर सके, ना हमास ख़त्म हुई, ना इसराइल के पूरे कैदी वापस आए, और नंबर 2 के लोग भी वहाँ पर वापस आ रहे हैं और लोगों ने पुश नहीं की। वो चाहता था कि ये लोग सारे चले जाएं जॉर्डन में और इजिप्ट में, वो भी नहीं गए, वो अपने वतन में अपने गजा में वापस आ रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में इसकी बड़ी मुखालफत है। ट्रम्प ने कहा कि जी इनको भेज दो, हम ये नई कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये मिस्र और जॉर्डन में चले जाएँ। हमें देखिए कितना घराने मंसूबे थे। इसलिए मेरे नहीं ख्याल कि ना इसराइल, हाँ ऑप्शन वही है जो मिडिल ईस्ट ने कही है। पाकिस्तान में हमेशा कहता है कि 2 स्टेट थ्योरी है कि दोनों की जगह वहाँ होनी चाहिए, दोनों को रिकग्नाइज करना चाहिए सर, दोनों को सर जैसा आपने कहा कि अमेरिका की 2 प्रॉक्सीज हैं दुनिया में, इंडिया और इसराइल, और वो दोनों पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो फिर क्या इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अमेरिका ही पाकिस्तान का मेन दुश्मन है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है और पाकिस्तान की तमाम हमारी स्ट्रेटजिक एसेट जो हैं वो हैं इंडिया स्पेसिफिक। वी हैव नथिंग टू डू विद इसराइल। हमने बारहा ये बात की है कि पाकिस्तान का दफा जो हमारा स्ट्रेटजिक मिसाइल सिस्टम है इट इज़ अगेंस्ट इंडिया स्पेसिफिक। इंडिया से हमें थ्रेट है, इंडिया ने हमें रिकग्नाइज प्रॉपर तरीके से नहीं किया। इसलिए अमेरिका को हमने बारहा बताया कि हमारे न्यूक्लियर एसेट या हमारे स्ट्रेटजिक मिसाइल जो हैं वी नेवर लुक टुवर्ड इसराइल। लेकिन अमेरिका क्योंकि इसराइल को थ्रेट है, क्योंकि हमारी रेंज में, हालांकि हम वी डोंट मीन एनीथिंग, इसलिए वो इस बात को कहते हैं। फिर जाहिर है इंडिया भी शोर मचाता है और इंडिया उसको भी सपोर्ट करता है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करें, सीपैक बनाएं, गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज करें, अफगानिस्तान को पीसफुल करके कनेक्टिविटी करें फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, गवादर और दुनिया की अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट की मंडी अवेलेबल होगी, सेंट्रल एशिया को भी, चाइना को भी, पाकिस्तान, ईरान को भी। तो हमें इकोनॉमिक तरक्की की तरफ जोर देने के लिए इसके लिए क्या ज़रूरी है, पूरी कौम मुत्तहिद हो। सर आप क्या समझते हैं कि यूक्रेन रूस जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी या अभी वो चलती रहेगी? आई थिंक अगर अमेरिकन चाहेंगे तो ये यूक्रेन वॉर बिल्कुल बंद होगी। इसलिए बंद होगी कि अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो यूरोप कांट गो एंड सपोर्ट यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। और फिर ट्रम्प ने कहा भी था कि जब मैं टेक ओवर करूँगा तो मैंने जंगें ख़त्म कर देंगी, आई डोंट वांट। इवन उन्होंने आपके सामने ट्रम्प ने कहा अमेरिका अफगानिस्तान में जो हम इतना $7 बिलियन का वेपन एमुनिशन छोड़ के हैं, 7,77,000 रेस्टें छोड़ के आए हैं, 70,000 ट्रक बख्ताबंद गाड़ियाँ छोड़ के आए हैं, 77,000 और 50,000 के करीब वो आपके पास यहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ छोड़ के आए हैं। तो वो ये कहता है जी कि ये मैं इंक्वायरी करूँगा कि ये क्यों इतना गलत विड्रॉल हुआ, बाडर में एक्सपर्ट क्यों नहीं रिटेन किया, कौन इसमें मुलव्वस है, किसके खिलाफ है, मैं उसके खिलाफ इंक्वायरी करूँगा, उसको सॉर्ट आउट करूँगा। लेकिन सर क्या अमेरिका ये असला वापस लेने में कामयाब हो जाएगा अफगानिस्तान से? बिल्कुल नहीं हो सकेगा, इसलिए कि वो सारा असला जो है वो बाय डिज़ाइन वो छोड़ के गए थे। अगर उन्होंने छोड़ के जाना था जल्दबाजी में तो वो ये अफगान तालिबान के सपोर्ट करके जाते ताकि वो अपनी गार्ड खड़ी करते, इसको प्रोटेक्ट करते, और ये 24 ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट बन गई है वहाँ पर, उनके हाथ ना लगता। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर आज़िज़ नवाज साहब। नाज़रीन आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा बात होगी। अल्लाह निगहबान।